Consider a current carrying wire in the shape of a circle. Note that as the current progresses along the wire, the direction of J current density changes in an exact manner while the current I remain unaffected. The agent that is responsible for this, that is electric field. ठीक है, who is जो करंट डेंसिटी होती है J इज इक्वल टू होता है सिग्मा E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ठीक है बच्चों, आज तो कोई बोलने वाला है ही नहीं. एक था भी, वो भी आ गया, वो भी आ गई. आज तो क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं. आर्यन नहीं है आज, कृतिका आई, वो बोल देगी. कृतिका बीच में यस नो बोल देना. ठीक है. हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट. सेकेंड, two batteries of EMF E1 and E2 greater than E1 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel as shown. The equivalent EMF of the two cell is, देखो अब कोई भी दो सेल बनाओ, ये दो सेल E1 R1 E2 R2. So what will happen? एक बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है? E2. तो इससे करंट फ्लो होगा इसकी तरफ, तो एक डिस्चार्जिंग में होगा और एक चार्जिंग में होगा. जो चार्जिंग में होगा मान लो E हो गया, तो जो चार्जिंग में है उससे ज़्यादा होगा और जो डिस्चार्जिंग में है उससे कम होगा. So the situation will be, it will be between E1 and E2. तो this is the right answer. ठीक है, तो यही right answer भी है. जब दो सेल्स हैं कनेक्टेड तो एक से दूसरे में करंट जाएगा, जिससे करंट बाहर निकलेगा वो डिस्चार्ज होगा, और जब डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज ईएमएफ से कम होती है, और जो चार्ज हुआ दूसरा वाला चार्ज होगा, जो चार्ज हुआ उसकी वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा होती है, तो जो नेट वोल्टेज होगी वो दोनों के बीच में होगी, एक से कम होगी एक से ज़्यादा होगी. सो दिस विल बी द राइट आंसर. नीचे बाकी जो भी ऑप्शन हो ये राइट है. ठीक है, ठीक है बच्चों. यस सर. कनिष्का दे पेपर हो गए? यस सर. खत्म हो गया पेपर बिल्कुल? नहीं सर, अभी प्रैक्टिकल शुरू है कल से. सही है. चलो क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th. थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है मेरे को. A resistance R is to be measured using a meter bridge. Student choose the standard resistance S to be 100 ohm. He find the null point at 2.9. He is told to attempt to improve the accuracy. देखो ये हमको मेजर करना था, ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये हो गया वायर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 2.9 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाता है ना. 100 सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे तो 2.9 सेंटीमीटर विल बी समवेयर हेयर. तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है, करेक्ट. अब मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट क्या होता है? जब वो सेंटर में होता है, रेशो 1:1 हो जाए. ठीक है, अब S कितना है? 100. तो इसको अगर हम कम कर दें, S को, इसको अगर हम कम कर दें तो क्या होगा? ये बीच में आ जाएगा,
तो इसको अगर हम कम करेंगे तो ये बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका तो ये है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दो। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ढूंढ लो। ही शुड मेजर L1, वो तो करेगा ही करेगा वो, ये तो बढ़ा दिया है ना। ठीक है, ये बढ़ाने वाला कब लगता? अगर मान लो हमें बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा होता तो हम इसको बढ़ा देते। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, S2 3 ओम, ये ठीक है ना। ही शुड गिव अप होप। कैसे कैसे ऑप्शंस देते हैं। नेक्स्ट, two cells of EMF approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter. Okay, 5 volt and 10 volt. The battery that runs the potentiometer should have voltage 8 volt. नहीं, क्योंकि हमें 10 वोल्ट मेजर करना है तो इट शुड बी ग्रेटर देन 10 वोल्ट, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, the battery of potentiometer can have a voltage of 15 volt, that's correct, and are adjusted so that potential difference, this is correct. ठीक है, कि इस केस में क्या हो गया, हमने बैटरी की वोल्टेज 15 वोल्ट ले ली, लेकिन हमने R को एडजस्ट करके 10 वोल्ट के क्लोज ले आए सो दैट हम 10 वोल्ट को एक्यूरेटली मेजर कर सके। अभी C पढ़ा नहीं मैंने। ओके, तो ये मुझे करेक्ट लगा। सी, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर इट सेल्फ शुड हैव ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। देखो, शुड हैव मीन्स वो होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें 10 वोल्ट मैक्सिमम मेजर करना है, तो 10 वोल्ट लास्ट में भी मेजर हो जाए 400 सेंटीमीटर पे तो चलेगा, तो बीच में 5 वोल्ट हो तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, एक्यूरेसी चाहिए, राइट। और एक्यूरेसी कब मिलेगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज क्लोज टू व्हाट इज टू बी मेजर्ड, राइट। अगर मुझे सिर्फ 5 वोल्ट मेजर करना होता तो मैं कोशिश करता कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर है वो क्लोज टू 5 वोल्ट हो। ओके, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट वोल्टेज, कुछ भी। ठीक है, चलो हो गया, क्लियर। फिफ्थ, a metal rod of length 10 centimeter and a rectangular cross section of 1 centimeter into हाफ सेंटीमीटर, यानी ये ऐसे है, लाइक दिस। ठीक है, is connected to battery across opposite faces, the resistance will be। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बट अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये होगा, और मिनिमम की बात करेंगे तो इन दो फेसेस पे होगा। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, लेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया सबसे कम होना चाहिए। मिनिमम के लिए लेंथ सबसे कम और एरिया सबसे ज़्यादा। सो मैक्सिमम, द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1/5, ये ठीक हो गया। मैक्सिमम व्हेन 10/½ तो मिनिमम होगा, है ना। ये 10/½ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, मिनिमम होगा, और ये तो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ओके, सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ 3 फेसेस, ये भी गलत है। सो द आंसर इज फर्स्ट। इतने मुश्किल भी नहीं होते एग्जाम्पल के, एक आध कोई मुश्किल होता है। हो गया। 3.6, which of the following characteristics of electron determine the current in conductor? करो। करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करती है, ये करेक्ट है। यहाँ अलोन है तो इसलिए अभी नहीं देखते।
थर्मल वेलोसिटी नहीं, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी तो जीरो होती है। सो बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, तो यही करेक्ट हो गया है ना, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हो गया। नाउ 7 में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। Kirchhoff's junction rule is a reflection of conservation of charge. Conservation of charge. Conservation of current density तो नहीं है. The fact that the momentum with the charged particle approaches a junction is unchanged as a vector, ये भी change हो जाता है. The fact that there is no accumulation, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितना इधर से आएगा उतना उधर चले जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस दैट मीन्स। बी सी, द फैक्ट दैट मोमेंटम विद ए चार्ज पार्टिकल, ये हमारा जंक्शन ले लो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, राइट, ऐसे चल रहा है, ओके। तो अप्रोचेज ए जंक्शन इज अनचेंज, जब ये जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मोशन चेंज हो गई, तो मोमेंटम तो चेंज हो जाता है, राइट। नाउ 8th, कंसीडर अ सिंपल सर्किट शोन इन फिगर, स्टैंड्स फॉर ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R डैश कैन वेरी फ्रॉम R0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू R0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज स्मॉल r एंड दिस R, ये R इससे बहुत बड़ा है और इससे बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के लिए एक बार ले लेते हैं। सपोज ये 0.1 है, ये 100 है और ये सपोज 10⁴ है, ऐसे एज्यूम कर लो, दैट वुड बी बेटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट एंड एज आर डैश इज वेरी, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा इसमें करंट पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर, ओके, इतना होगा। अब ये करंट कुछ पार्ट यहां गया, कुछ पार्ट यहां गया, तो ये आई डैश। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो आई डैश विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये करंट इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे तो इसके ऊपर, इस करंट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट। मैं उधर भी अभी समझा दूंगा एक बार करके दोबारा से। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियर, ये तो हो गया। करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरीड। करंट थ्रू आर डैश कौन सा है, ये वेरिएबल है क्योंकि इंफिनिटी तक जाएगा, हाँ इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी लेकिन खुद तो चेंज होगी ना, सो दैट्स नॉट करेक्ट। सी, करंट डिपेंड्स ऑन सेंसिटिवली ऑन आर डैश, नहीं उस पर करंट आई, अभी तो हमने कंक्लूड किया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, सो दिस इज करेक्ट। आई, सॉरी रॉन्ग हो गया ना, आई ग्रेटर देन इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर। देखो अगर हम सिर्फ इस सर्किट को लें तो करंट कितना हुआ, V अपॉन आर प्लस आर, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस लेंगे तो R प्लस आर से कम ही होगा। सिर्फ इस सर्किट को लो तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस आर। अब
पैरेलल में आप कुछ भी रेजिस्टेंस जोड़ो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट इंक्रीज हो गया, तो ये करंट हमेशा ग्रेटर होगी। और इक्वल कब होगी? जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो या तो ये इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, ये करेक्ट है। मैं इसको एक बार वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ गया? राइट, चलो देखो, ये हमारा सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस है R1, ये E है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ओके, अभी सिर्फ इतना लो, V वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो गया, ये वोल्टेज हो गई। और I कितना हो गया? E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये करंट I है, ये करंट अभी I ही है। अब सोचो कि हमने यहां पे एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1, तो इससे एक करंट जाएगी I2, सो I2, और ये करंट अब हो जाएगी I1, सो I2 विल बी मच लेस देन I1। क्योंकि ये मच लेसर है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो I1 इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो V की वैल्यू भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। राइट, दिस इज व्हाट वी स्टडीड हियर। दूसरी बात, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अब ये भी आ जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। राइट, हाँ, अभी समझ में आ गया बच्चों? राइट, चलो वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Temperature dependence of resistivity of semiconductor, insulator and metal is significantly based on following factor. Resistivity ना, resistivity होती है कितनी? 1/n(E²) tau, है ना? तो number of charge carriers can change with temperature, that's true. Time interval between two successive collision, that is tau, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। Length of material इसके ऊपर नहीं करती। Mass of charge carrier नहीं करती। So these are the two options, A and B. ये है फिगर, जो फिगर दी हुई है जिसके बारे में बात हो रही है वो ये है। दिस इज R1, R2, R3, R4, this is like this, I1, I2, I3, I4, I1, I2, I3, I4, ये फिगर दी हुई है। अब देखो इसमें क्या पूछा, अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है? ये अननोन है, ये अननोन है, ये स्टैंडर्ड है। राइट, the measurement of unknown resistance R is to be carried out using
Wheatstone bridge. Two students perform an experiment in two ways. The first student takes R210, R15, and the other student take R2000, 1000 and R1500. ठीक है, रेशियो तो दोनों में 1:2:1 का है. बोथ टेक R3 एज 5, ये दोनों 5 लेते हैं. ठीक है, एंड दोनों ये कैलकुलेट करते हैं 10. ओके, नाउ इस केस में तो एक्यूरेसी नहीं होगी. एक्यूरेसी कब होगी? व्हेन ऑल ऑफ द, या तो सारे इक्वल हो तो दैट्स बेस्ट, सारे के सारे इक्वल हो जाए. अदरवाइज दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर के होने चाहिए. 1000 and 500 आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर. सो द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर सेम? नो. Error of measurement do depend on accuracy with which R2 and R1 can be measured. ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, right? Third, if the student use large value of R2 and R1, the current through the arms will be feeble. This will make determination of null point accurately more difficult. ये भी correct है ना? And fourth, एक मिनट, समझ में आ गई फिगर? तो यही तो सी में बोल रहे हैं वो. अभी बताता हूँ. व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज 0 एरर. क्या लिखा है? हैज नो एरर ऑफ मेजरमेंट. ये तो हटा दो. तो ये है. अब बोल, तू क्या बोल रहे? देखो, ये जब 1000 और 500 है तो क्या होगा? ये बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे करंट ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगी. करंट बहुत कम हो जाएगी तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे यूज़ नहीं करते. हम कैसे यूज़ करते हैं? मीटर ब्रिज से. ठीक है, और हम क्या करते हैं उसके लिए? इसको वेरिएबल लेते हैं. तो जब ज़्यादा करंट होगा तो क्या होगा? वोल्टेज वेरिएशन ज़्यादा होगा तो एडजस्ट करना आसान हो जाएगा, और कम करंट होगा तो वोल्टेज वेरिएशन कम होगा तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है.